नमस्कार, जय हिंद। वेलकम है आप सबका एरर डिटेक्शन के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम लोग एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो अलग अलग वेरियस एग्जामिनेशंस में आपके फ्रिक्वेंटली पूछे गए थे, और यही क्वेश्चंस बार बार आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने सेट 1 इसका कर लिया था। मैंने कमिटमेंट किया था कि 1000 प्लस क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के कराऊंगा। कितना बोला था? 1000 प्लस क्वेश्चंस। तो वही सीरीज है, उसी की सीरीज है, जिसमें हम लोग आज सेट 2 स्टार्ट करेंगे। और 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, सारी चीजें नोट डाउन जरूर करिएगा, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, एरर डिटेक्शन सेट 2, ये आपका सेट 2 है मेरे बच्चों। देखिएगा, समझिएगा। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा चीजों को सोचना, है ना, कि क्या है इसमें। ये आज का आपका मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। क्या लिखा है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है? बीवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। बहुत ध्यान से देखना, क्या लिखा है? बीवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। अब जरा समझना थोड़ा सा, पहले इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझने लायक है। चलिए पहले देखो, ये बीवेयर, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे। ये बिवेयर जो वर्ड लिखा है, दिस इज व्हाट अ वर्ब। क्या है? पहली चीज तो याद रखना कि ये क्या है मेरे बच्चे, वर्ब है। और इसका मतलब आपको पता है, सावधान होना होता है। क्या होता है? सावधान होना होता है, यानी सावधानी बरतना होता है। उसे क्या बोला जाता है? बिवेयर। यानी आप कह सकते हैं पे अटेंशन, पे कॉशन, है ना। इस तरह की चीजों को क्या बोला जाता है? बिवेयर, है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं टू पे व्हाट अटेंशन। आप इसे कॉशियस बोल सकते हैं, अलर्ट बोल सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। सावधान होना होता है। अब सावधान होना है किससे मेरे बच्चे? फेयर वेदर फ्रेंड से। क्या है बताओ? फेयर वेदर फ्रेंड। बहुत अच्छी ईडीएम है मेरे बच्चे। 2 ईडीएम होती है, एक होती है फेयर वेदर फ्रेंड, और दूसरी जो है, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, होती है ऑल वेदर फ्रेंड। 2 ईडीएम होती है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। एक ईडीएम जो आपके सामने लिखी है, ये क्या है मेरे बच्चे? फेयर वेदर फ्रेंड। क्या है? फेयर वेदर फ्रेंड। पहले इसका मतलब सेंटेंस का समझते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या एरर है इस सेंटेंस में, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सेंटेंस दिख रहा है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ऐसा कोई साथी, जब आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपके साथ है, लेकिन जैसे ही बुरा समय आया, वो छोड़कर आपको, क्या बताओ, चला जाए। अगर कोई ऐसा इंसान है मेरे बच्चे, तो वो फेयर वेदर फ्रेंड है। यानी वो बनने का साथ, बनने का इन द सेंस की अच्छे समय का साथी है। जब आपका समय अच्छा चल रहा है, चीजें बड़ी शानदार हो रही हैं, तो वो आपके साथ है ना। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, वो छोड़कर भाग जाता है। ऐसे इंसान को पक्का क्या कहा जाएगा मेरे बच्चे? फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फेयर वेदर फ्रेंड। यानी आप कह लो इसे, आप कह सकते हैं कि किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि समवन, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? समवन कोई भी हो सकता है। आप कह लो हु रिमेन्स, क्या कहेंगे? हु रिमेन्स अ फ्रेंड। क्या बोलो भाई? अ फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, जब चीजें बहुत अच्छी हो रही हो। व्हेन थिंग्स आर गोइंग, क्या बताओ, वेल। आप कह सकते हैं व्हेन थिंग्स आर गोइंग, क्या बताओ, वेल। लेकिन ये क्या करता है मेरे बच्चे? चीजें जब अच्छी हैं तब तो ये, है ना, रहेगा। देखो मैंने लिखा ही है टू रिमेन्स, क्या बताओ, अ फ्रेंड। लेकिन क्या करता है? छोड़ देता है। यानी आप कह सकते हैं बट अबैंडन्स, या लीव्स, या डेजर्ट्स, जो भी बोलना है बोल लीजिए। क्या करता है? अबैंडन्स, है ना। यानी जब छोड़ देता है, कब बताओ? मुश्किल में। यानी अबैंडन्स आप कह लो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रबल। क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, क्या बताओ, ट्रबल और डिफिकल्टी। ट्रबल और क्या कहेंगे मेरे बच्चे? डिफिकल्टी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, तो पक्का मेरे बच्चे वो क्या है बताओ? फेयर वेदर फ्रेंड है।
क्या है बताओ? फेयर वेदर फ्रेंड है। देखो एक अच्छा वर्ड यहाँ पे देखा है, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। अबैंडन, क्या लिखा है मैंने? अबैंडन। देखो ये है ना, वर्ब है, याद रखिएगा। ये क्या है बताओ? वर्ब है, और इसका मतलब ये होता है लीव करना, विड्रॉ करना, क्या करना? विड्रॉ करना, क्विट करना, गिव अप करना। क्या बोलो भाई? गिव अप करना। आप डेजर्ट भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन कब? जब ये वर्ब हो। डेजर्ट नाउन के तौर पर मरुस्थल होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये तो मेरे बच्चे क्या है बताओ? फेयर वेदर क्या बताओ? फ्रेंड है। फेयर वेदर क्या है बताओ? फ्रेंड है। लेकिन याद रखिए, एक होते हैं है ना ऑल वेदर फ्रेंड, और वही अच्छे होते हैं मेरे बच्चे, जो बुरे समय में भी आपके साथ हो और अच्छे समय में भी आपके साथ हो। ऐसे नहीं कि है ना जब अच्छा समय है तो हैं, बुरे समय में छोड़ के भाग गए, उसे फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं। एक है क्या बताओ? ऑल वेदर फ्रेंड। क्या बताओ? जैसे रशिया हमारा क्या है मेरे बच्चे? इंडिया का रशिया क्या है बताओ? बोलो भाई। हम कह सकते हैं ऑल वेदर फ्रेंड है मेरे बच्चे। वो क्या है बताओ? ऑल वेदर फ्रेंड है, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, वो हमेशा भारत के साथ रहा है। लेकिन अमेरिका को आप कह सकते हैं कि वो फेयर वेदर फ्रेंड है। जब हमारा समय अच्छा नहीं था तो हमारे साथ नहीं था मेरे बच्चे, आज समय अच्छा है तो हमारे साथ है। एक तरह से आप कह लो वो फेयर वेदर फ्रेंड है, लेकिन रशिया हमारा क्या है? ऑल वेदर फ्रेंड है। यानी आप कह लो कि समवन, कौन? हु इज स्टिक बाय यू, यानी जो आपके साथ रहेगा, जो आपसे चिपका रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। है ना, स्टिक बाय यू कह सकते हैं। इन एवरी सिचुएशन, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एवरी क्या बताओ? सिचुएशन, उसे क्या कहा जाता है? ऑल वेदर फ्रेंड। तो दोनों एंटोनिम है, याद रखिएगा, दोनों ईडियम। ये भी एक शानदार ईडियम है, ये भी एक शानदार ईडियम है। रशिया और अमेरिका, मैंने दो एग्जांपल भी आपको दे दिए। चलिए सावधान रहिए, किससे बताओ? फेयर वेदर फ्रेंड से, मौसमी है ना दोस्त से, जो बुरे समय में छोड़कर चला जाता है। हु इज नीदर अ फ्रेंड, कह रहे हैं कि ना वास्तव में वो क्या है बताओ? दोस्त है। इन नीड यानी जरूरत पर, इन क्या बताओ? नीड यानी क्या बताओ? जरूरत पर। और नॉर अ फ्रेंड इन क्या बताओ? डीड। अब देखो इंडीड ये जो वर्ड लिखा है, ये एक एडवर्ब है। ये क्या है मेरे बच्चे? एक एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है वास्तव में। क्या बताओ? वास्तव में। यानी आप कह लो इसका मतलब होता है इन फैक्ट। क्या होता है? इन फैक्ट, एक्चुअली। क्या बताओ? एक्चुअली, उसे बोलते हैं इंडीड। यानी एज फेयर वेदर फ्रेंड से, मौसमी दोस्त से सावधान रहो। वो ना तो दोस्त है ना जरूरत पर, और ना ही वो वास्तव में दोस्त है। अब देखो नीदर है, नीदर के साथ मेरे बच्चे क्या आया है? नॉर आया है। तो यहां तो आपको कोई गलती है ना दिख भी नहीं रही है। पार्ट क्या बताओ? सी में। पार्ट ए में भी कोई गलती नहीं दिख रही है। पार्ट बी में तो ईडियम ही है, तो आपको पता है इसमें मुझे कोई एरर दिख ही नहीं रही है। और जब एरर नहीं दिख रही है तो नो एरर किस लिए होता है? वास्तव में इसीलिए होता है कि जब कोई एरर नहीं तो हम लोग कहां जाएंगे बताओ? नो एरर पे जाएंगे। तो गलती कोई नहीं है, तो आपको पता है क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? पार्ट क्या बताओ? डी यानी नो एरर। क्लियर है? मैं बार बार बोलता हूं, एरर ढूंढने के लिए कहा गया है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम एरर ढूंढेंगे जरूर, भले गलत को सही करते। ये मेंटालिटी हटा दीजिए दिमाग से, याद रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए मेरे बच्चे क्या होगा? पार्ट डी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे चले। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं मेरे बच्चे, मैं 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चे। चलिए अब हम लोग आगे चलते। क्वेश्चन नंबर आज का क्या है बताओ? 2। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? कोपरनिकस नाम है, याद रखिएगा, कोपरनिकस है ना। प्रूव दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। कोपरनिकस ने प्रूव किया कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, घूमती है।
ये कोपर्निकस ने प्रूव किया था, है ना। आप जरा समझिए क्या इसमें एरर है। अब यहां तो आपको पता है पास्ट की बात है, तो ये तो सही है, ठीक है, पास्ट में है। आगे देखते हैं, ये एक आपको पता है फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है ना। और आपको पता है कि इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। साइंटिफिक फैक्ट किस में होते हैं? प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। किस में होते हैं? प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है भी मूव्स लिखा है, तो एरर तो इसमें तो नहीं दिख रही है, लेकिन एरर है अगर आप ध्यान से देखें। मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज होती हैं, यानी जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं मेरे बच्चे, सारे आकाशीय पिंडों के नाम के पहले क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। बहुत छोटी सी चीज है। जितने भी आपके आकाशीय क्या होते हैं? पिंड होते हैं। यानी देखो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, एक एस्टेरिस्क बना के आप ध्यान दीजिएगा कि याद रखिए, जितने भी आपके सेलेस्टियल या हेवनली, क्या बताओ? हेवनली बोलो भाई, बॉडीज होंगे, यानी आकाशीय क्या होंगे? पिंड होंगे। लेकिन याद रखिएगा, वो अपने आप में यूनिक हो, अद्वितीय हो, उनके जैसा कोई दूसरा ना हो। अर्थ अपने आप में यूनिक प्लेनेट है। ऐसा नहीं कि सोलर सिस्टम में अर्थ की तरह 5 प्लेनेट हैं या 5 अर्थ हैं, एक ही अर्थ है, याद रखिएगा। तो उन सब के पहले आर्टिकल द लगता है। साफ साफ यहां देखो, मैं लिख रहा हूं यूनिक ऑफ देयर काइंड। क्या लिख रहा हूं? यूनिक ऑफ, क्या बताओ? देयर काइंड। सबके पहले मेरे बच्चे क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। कैसे? खुद ही देखो, दैट इज, है ना, दैट इज आप कह लो, जैसे आप कहो द सन, सही है। जैसे आप कहो द अर्थ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कहो द मार्स, मंगल, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एंड क्या बताओ? तो आपको पता है पृथ्वी भी तो क्या है? आकाशीय पिंड ही है मेरे बच्चे, हेवनली सेलेस्टियल बॉडी है, तो इसके नाम के पहले भी तो क्या लगना चाहिए? आर्टिकल द लगना चाहिए। तो प्रूव दैट अर्थ नहीं होगा मेरे बच्चे, क्या होगा? द अर्थ होगा। क्या होगा बताओ? द अर्थ होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? द अर्थ। तो गलती कहां है बताओ? गलती प्यारे बच्चों पार्ट क्या है बताओ? बी में। कहां है गलती? पार्ट बी में है। तो जिन लोगों ने पार्ट बी सोचा होगा वो बिल्कुल सब क्या है बताओ? सही है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो पार्ट 20 का क्या होगा? सही आंसर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, मैं आपकी स्क्रीन के सामने से हट जा रहा हूं। देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे क्या होगा? 3 आज का। अब देखिएगा, समझिएगा। दिस इज योर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा है? सेल्डम। क्या बताओ? सेल्डम। देखो क्या लिखा है, सेल्डम। पहली चीज समझो कि सेल्डम है क्या मेरे बच्चे। सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड होता है, पहली चीज समझना। दिस इज व्हाट? अ नेगेटिव, क्या बताओ? वर्ड। लेकिन ये है क्या? ये मेरे बच्चे एडवर्ब है, और एडवर्ब में ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है मेरे बच्चे? एडवर्ब ऑफ क्या है बताओ? फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सी एडवर्ब्स आती हैं? जैसे आपका मेरे बच्चे ऑलवेज है। क्या है बताओ? ऑलवेज है ना। ऑफन है ना। मैंने कहा एवर है, नेवर है, सेल्डम है, यूजुअली है, समटाइम्स है। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज है मेरे बच्चे, है ना। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एक खास बात होती है मेरे बच्चे की, हेल्पिंग वर्ब के आपको बता दूं बाद और मेन वर्ब के क्या आती है? पहले आती है। क्लियर है? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो सेल्डम भी क्या है ना, नेगेटिव वर्ड है, एडवर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, और इसका मतलब कुछ उसी तरह से होता है जैसे नेवर से होता है। ये नेवर का ही आपको क्या देती है मेरे बच्चे? सेंस देती है, यानी कभी नहीं का। क्लियर है? अब जरा समझना कि क्या है, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय द पुलिस पर्सोनल। अब देखो, पर्सोनल का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? कर्मचारियों से होता है।
किससे होता है? ऑफिशियल से होता है, कर्मचारियों से। किससे बताओ? ऑफिशियल्स, है ना, कर्मचारियों से होता है ना, पर्सोनल का मतलब। यानी है ना, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ र्यूड मैनर, यानी कभी भी हमारे साथ, र्यूड का मतलब बुरा आप कह लो थोड़ा सा, है ना, क्या बताओ? र्यूड, है ना, अनयूजुअल, वियर्ड टाइप का, है ना, बुरा बर्ताव जिसे बोलते हैं। यानी कभी हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं किया गया, है ना, जैसा कि पुलिस, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ र्यूड मैनर, हमारे साथ कभी भी ऐसा बुरा बर्ताव नहीं किया गया जैसे कि पुलिस कर्मचारियों ने क्या बताओ किया। पुलिस वालों ने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, ऐसा कभी हमारे साथ बर्ताव नहीं किया गया। इसका कुछ इस तरह का मतलब है। क्लियर है? अब जरा कहानी क्या है मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से चीजों को देखना। मैंने तुम्हें बार बार बताया है, आज फिर से बता रहा हूं, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। इस चीज को दिमाग में क्या करो? सेट कर लो मेरे बच्चे, कि जब भी किसी नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव कंजंक्शन से, दिमाग में सेट करना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी किसी नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू होगा, याद रखना, उसके बाद तुरंत आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी क्या आएगी बताओ? मेन वर्ब आएगी। आगे फिर दुनिया की कोई भी नौटंकी हो सकती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यानी ये फॉर्मूला है मेरे बच्चे, इसको दिमाग में सेट कर लो। ना मालूम कितनी बार आयोग ने इस पर सवाल पूछे हैं, इसलिए इसको दिमाग में सेट कर लो। क्या है ये? कि अगर नेगेटिव एडवर्ब, क्या बोल रहा हूं बार बार सुनना, नेगेटिव क्या बताओ? एडवर्ब, या ऐसे से कह लो कि नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव क्या बताओ? कंजंक्शन, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। अगर सेंटेंस मेरे बच्चे इससे शुरू होगा, क्या होगा? शुरू होगा, तो तुरंत इसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर आपकी क्या होगी? मेन वर्ब, और फिर कुछ भी नौटंकी हो उससे हमको आपको कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे बच्चे फॉर्मूला है, इसे बकायदे में बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मेरे बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब जरा समझना, सेल्डम भी तो मेरे बच्चे क्या है? नेगेटिव क्या है बताओ? एडवर्ब है। अब देख लो, आप समझना, है ना। और इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है बताओ? सब्जेक्ट आ रहा है। ये क्या है बताओ? सब्जेक्ट आ रहा है। जबकि नियम ये है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो आपको पता है पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए ना, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है यहां पर क्या है? हैव बीन है ना। अब दो हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको पता है पहली वाली ही आएगी यहाँ पे। यानी एक्चुअल में आपको पता है सेल्डम वी हैव बीन यहां पर नहीं होना चाहिए। आपको पता है एक्चुअल में क्या होगा, है ना, पहले क्या आएगा? सेल्डम के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी क्या होगी? हैव, फिर क्या होगा मेरे बच्चे? सब्जेक्ट वी, और फिर क्या होगा? दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बीन, और फिर मेन वर्ब ट्रीटेड। यानी एक्चुअल में क्या होगा? सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड। क्लियर है? तो गलती कहां होगी बताओ? पार्ट ए में। कहां गलती है मेरे बच्चे? पार्ट ए में। तो जिन लोगों ने पार्ट ए सोचा होगा वो सब बिल्कुल क्या है बताओ? सही है। क्लियर है? आ रही बात मेरे बच्चे समझ में? चलिए इसे नोट डाउन करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 5 सेकंड आपको प्यारे बच्चों समय दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है मेरे बच्चे। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो एक फ्रेज है मेरे बच्चे, अगर कभी जीवन में लिटरेचर साहित्य पढ़ा होगा अंग्रेजी का तो आपको पता होगा। विलियम शेक्सपियर का 12th नाइट आपको बता दूं, जो पोइट्री है वहां से ये उठाया गया है, बिल्कुल डिट्टो उठाकर यहाँ पे दे दिया गया था। 1602 में ये आई थी पोइट्री, आपको बता दूं विलियम शेक्सपियर की 12th नाइट, वहीं से डायरेक्ट उठाकर इसको यहाँ पर क्या किया गया है?
डाल दिया गया है। अगर आपने साहित्य पढ़ा होगा, लिटरेचर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। अब जरा समझो ये शेक्सपियर उसमें क्या बोलते हैं। शेक्सपियर बताते ये हैं कि देखो कुछ लोग होते हैं जो महान पैदा होते हैं, यानी जन्मजात महान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी शक्तिशाली, है ना, परिवार में, किसी ताकतवर परिवार में, किसी महान कुल में जन्म ले लेते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं? महान होते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं? महान होते हैं। कहते हैं कुछ को आगे वो क्या कहते हैं शेक्सपियर, जरा समझना। कहते हैं कुछ को महानता प्राप्त करनी पड़ती है। और कैसे प्राप्त करनी पड़ती है? कुछ को महानता प्राप्त अपनी कड़ी मेहनत से करनी पड़ती है। यानी वो महानता अर्जित करते हैं। वो महानता क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। महानता कैसे अर्जित करते हैं? अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा अर्जित करते हैं। और आगे शेक्सपियर कहते हैं कि कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है, लेकिन ऐसे नहीं थोप दी जाती है मेरे बच्चे, वो उसे डिजर्व करते हैं, इस वजह से थोप दी जाती है। यानी मैंने कहा कि जैसे आपको कोई महान दिख गया, जैसे आपको कोई बहुत ऐसा इंटेलिजेंट बंदा दिख गया, है ना, कि बहुत काबिल लग रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो आपने कहा ये बिल्कुल महान है। तो भाई वो महान एक्चुअल में अभी उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि जिसके थ्रू वो महान बन गया या महान कुल में, है ना, लेकिन वो महान बनने का मतलब आप कह लो महान बनने के लिए वो डिजर्व क्या बताओ करता है। तो ये इस तरह का कुछ इसका मतलब है। और आपको बता दूं पहली चीज कि वो जो फ्रेज है ना, वो डिट्टो यहाँ पे क्या की गई है? कॉपी की गई है। अब देखो यहाँ पे खुद ही आपको दिख रहा है सम मेन आर, क्या लिखा है बताओ? देखो साफ साफ क्या लिखा है? सम मेन आर, क्या बताओ? बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ लोग महान पैदा होते हैं। मैंने बताया ना कि कैसे पैदा होते हैं, कि महान परिवार में, महान कुल में जन्म ले लिया तो महान है भाई। कह रहे हैं कि सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम अचीव, क्या बताओ? ग्रेटनेस। कुछ महानता प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करते हैं मेरे बच्चे? मैंने बता दिया है कि महानता ऐसे नहीं, यानी वो अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त करते हैं, है ना। और कह रहे हैं कि एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट, है ना। थ्रस्ट का मतलब होता है पुश करना, धक्का देना, कुछ इस तरह का। थोपना भी कह सकते हैं लिटरली, है ना, मतलब यहीं पे, यानी कुछ पे महानता थोपी जाती है, लेकिन ऐसे नहीं थोपी जाती मेरे बच्चे, आपको पता है ना। महानता थोपी नहीं जाती, आप समझ लो वो उसे डिजर्व करते हैं। अब एक चीज समझो, इस पूरे, वैसे तो फ्रेज में मैं आपको बता दूं फ्रेज क्या है ना, मैं भी बताऊंगा कि वहां पे क्या थी। यहाँ पे थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया, और चेंज क्या है, देखो फ्रेज वगैरह जो होती है वो जैसी है वैसी ही रहती है। देखो अगर देखो तो इस पूरे सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है वो प्रेजेंट में निकल रहा है। भाई कुछ महान होते हैं, महान पैदा होते हैं, कुछ महानता अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, कुछ पर महानता थोपी जाती है। यानी पूरा सेंटेंस का जो सेंस है वो किस में निकल रहा है? प्रेजेंट टेंस में निकल रहा है, प्रेजेंट में निकल रहा है, वर्तमान में निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चे देखो तो पार्ट सी में क्या लिखा है? हैड लिखा है, और ये किसका सेंस दे रहा है? पास्ट का। जबकि पास्ट का यहाँ पे कोई सेंस मिल ही नहीं रहा है ना। तो आपको पता है यहाँ पर हैड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? हैव होगा। क्या होगा बताओ? हैव होगा। तो गलती कहाँ है बताओ? पार्ट क्या बताओ? सी में। गलती क्या है बताओ? पार्ट किस में है मेरे बच्चे? सी में है। तो जिन लोगों ने पार्ट सी सोचा होगा वो सब बिल्कुल क्या है? सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? ये 5th होगा। क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 5। अब जरा समझना कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या है, जरा ध्यान देना। क्या लिखा है? द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर्स। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द, क्या बताओ? 2 ब्रदर्स। अब जरा समझना, प्रॉपर्टी कितने लोगों के बीच में डिवाइड की गई बताओ? 2 लोगों के बीच में, है ना। अब जरा समझना, बिटवीन अमंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाया था और आपने पढ़ा होगा, है ना। बहुत सिंपल, इसके पहले भी सेट 1 जो कराया था उसमें भी क्वेश्चन था, बार बार बताया है प्यारे बच्चों। बिटवीन और अमंग की कहानी क्या है कि बिटवीन हमेशा 2 लोगों के एसोसिएशन के लिए और अमंग 2 से अधिक के एसोसिएशन के लिए, आपको पता है ना। यानी देखो मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं यार, है ना, बच्चों वाली चीज है। देखो हैशटैग यहाँ पे आप समझ लो, बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या है। ये आप कह लो यूज्ड इन द रेफरेंस, संदर्भ में। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? संदर्भ में। लेकिन कैसे? आप कह लो इन द एसोसिएशन। क्या मेरे बच्चे? एसोसिएशन
लेकिन कितने के एसोसिएशन में? ऑफ, साफ साफ देखो लिख रहा हूं, टू। क्या बताओ? टू। और एमंग आप कह लो यूज्ड इन द रेफरेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ मोर देन टू। ऑफ क्या कहेंगे मेरे बच्चे? मोर देन टू, है ना? क्लियर है? अब एक बात बताओ, यहां पर कितने के एसोसिएशन की बात हो रही है? ये मोर देन टू है, देखो सर्किल कर दे रहा हूं, है ना? कितने के एसोसिएशन की बात हो रही है? देखो साफ साफ लिखा है टू ब्रदर्स, दो भाई। तो आपको पता है यहां पर एमंग क्या कर रहा है? एमंग यहां पे आ ही नहीं सकता। एमंग की जगह क्या होगा मेरे बच्चे? बिटवीन होगा। क्या होगा बताओ? बिटवीन होगा। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, नोट में आप यहां पे लिख लो, है ना? मैं बता दूं, मैंने आपको बताया भी था, फिर से जान लीजिए। मैंने आपको बताया था कि बिटवीन का यूज दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, यानी मोर देन टू के लिए। किसके लिए बताओ? मोर देन क्या बताओ? टू के लिए आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मोर देन दो से अधिक के लिए आप बिटवीन यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए, म्यूचुअल आप कह लो फ्रेंडशिप होनी चाहिए। यानी अगर पारस्परिक संबंधों की बात होती है तो आप बिटवीन का यूज दो से अधिक के लिए कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? किसके लिए? पारस्परिक क्या बताओ? संबंधों के लिए। जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रीटी है, ट्रीटी यानी संधि हो रही है, तो संधि कब होगी? जब संबंध क्या होंगे? अच्छे होंगे, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी, तभी तो क्या होगी मेरे बच्चे? ट्रीटी होगी। जैसे मैंने कहा कोई टूर्नामेंट हो रहा है, अब ट्रीटी मैंने कहा 5 देशों में हो रही है, अब 5 देशों में हो रही है तो मैं बोल सकता हूं बिटवीन 5 नेशंस। ट्रीटी के लिए क्या बोल सकता हूं? बिटवीन 5 नेशंस, क्योंकि संधि कब होगी? जब संबंध क्या होंगे? अच्छे होंगे। मैंने कहा 3 देशों के बीच में टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैंने कहा बिटवीन 3 कंट्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। टूर्नामेंट कब होगा? जब संबंध अच्छे होंगे। भारत पाकिस्तान का क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संबंध अच्छे नहीं, है ना? तो यानी आप यहां पे लिख लो मोर देन टू के लिए होता है मेरे बच्चे, आप कह लो कब? जब म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसकी बात होती है म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअल फ्रेंडशिप की। क्या बताओ? फ्रेंडशिप की। क्लियर है मेरे बच्चे? जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूं, देखो जिससे आपको और क्लियर रहे। मैंने कहा देयर इज अ ट्रीटी, क्या लिखा? ट्रीटी। मैंने कहा बिटवीन 5 यूरोपियन नेशंस, क्या लिखा? 5 यूरोपियन नेशंस, 5 यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में क्या हुई है बताओ? संधि हुई है। अब 5 यूरोपीय राष्ट्रों, अब देखो 5 है और 5 के लिए क्या है ये बताओ? बिटवीन है, लेकिन पीछे ये देखो वर्ड लिखा है ट्रीटी, इस वजह से बिटवीन के साथ आ रहा है ये 5, और ये बिल्कुल यहां पे क्या है बताओ? सही भी है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, फिर मैंने बता दिया है, इसे याद रखिएगा। वैसे बिटवीन दो, एमंग दो से, एमंग क्या? दो से अधिक के लिए। क्लियर है ना? बिटवीन दो से अधिक के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल क्या होगी बताओ? फ्रेंडशिप होगी। तो गलती इसमें कहां है बताओ? पार्ट क्या बताओ? सी में। तो जिन लोगों ने पार्ट सी सोचा होगा वो सब बिल्कुल क्या है मेरे बच्चे? सही है, कोई समस्या उसमें नहीं है। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम लोग आगे चलें। प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चे। चलिए देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज योर व्हाट? क्वेश्चन नंबर व्हाट? 6। देखिएगा मेरे बच्चे ध्यान से, क्या लिखा है? आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट माइजरली, है ना? क्या लिखा है?
अब पहले क्वाइट का मतलब समझ लो। क्वाइट आप तो सोच रहे होंगे ये वही वाला क्वाइट है, कीप क्वाइट वाला, शांत, है ना। वो वाला क्वाइट नहीं मेरे बच्चे, याद रखना। वो क्वाइट जो होता है, जो आप जान रहे हैं, वो ये होता है, ये है कीप क्वाइट वाला, शांत वाला, QUIET। ये क्या है? शांत। शांत यानी साइलेंट। क्या बताओ मेरे बच्चे? साइलेंट। ये शांत वाला क्वाइट है। वो क्वाइट जो लिखा है मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है पूर्णता। क्या होता है? पूर्णता, पूरी तरह से, यानी कंप्लीटली। क्या बोलेंगे इसे? कंप्लीटली या एब्सोल्युटली। क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली। ये इसका इस तरह का मतलब होता है। लेकिन स्क्वाइट और स्क्वाइट का कंफ्यूजन कभी स्क्विट से ना हो, जैसे गेम ओम क्विट करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना, बाहर आना, यानी लीव अभी आपने बोला ही था, है ना। अबैंडन अभी मैंने आपको बताया ही था। डेजर्ट यूज कर सकते हैं, वैसे डेजर्ट का मतलब मरुस्थल होता है, लेकिन डेजर्ट याद रखना वर्ब के तौर पर इसका मतलब त्यागना, छोड़ना भी होता है। आप इसे फॉरसेक, बहुत सारे वर्ड हैं, इस तरह बताऊंगा। फॉरसेक बोल सकते हैं, गिव अप बोल सकते हैं, है ना मालूम क्या क्या है ना। सब वही मतलब है, छोड़ना, त्यागना, एक ही मतलब। अब आते हैं क्वेश्चन को। आई एम क्वाइट सर्टेन। सर्टेन का मतलब निश्चित, है ना, विश्वास है पूरी तरह से उसे, यानी मैं पूरी तरह से, है ना, मुझे विश्वास है, मैं पूरी तरह से निश्चित हूं। अब क्या निश्चित है, क्या उसे विश्वास है? दैट द लेडी इज नॉट ओनली, यानी जो महिला है वो न केवल क्या है, जरा समझना, न केवल वो ग्रीडी है, यानी क्या है, लालची है, बट क्या है बताओ, माइजरली है। यानी माइजरली का मतलब क्या होता है, जैसे समझना मेरे बच्चे, माइजर का मतलब मैंने बताया था कंजूस, वर्ड पर मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स बताए थे। माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस। मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर वहां पे अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा कुछ बताना है। माइजर का मतलब मैंने क्या बताया था? कंजूस होता है, जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, यानी वन हु स्पेंड्स, क्या बताओ, लिटिल। लिटिल का मतलब थोड़ा नहीं होता, लिटिल का मतलब याद रखना नो या नथिंग होता है, यानी कुछ भी नहीं खर्च करता। ये ऐसे इंसान को बताया था क्या क्या बोल सकते हैं, स्टिंजी बोल सकते हैं, है ना, और आप बोल सकते हैं निगार्ड बोल सकते हैं, ना मालूम क्या क्या सारी चीजें बताया था। आप इसे, है ना, स्क्रूज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्रूज बोल सकते हैं। आप इसे थ्रिफ्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थ्रिफ्ट। आप इसे पार्सिमोनियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्सिमोनियस बोल सकते हैं। ये सब कंजूसी हैं, सबका वही मतलब है, मैंने ही बता दिया था। अब जरा थोड़ा समझना कि समझने वाली चीज क्या है, पहले ध्यान देना, है ना, ध्यान से समझना। देखो माइजर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो मैं बता रहा हूं कि माइजर मेरे बच्चे क्या है, आप पहले याद रखना कि माइजर नाउन है। क्या है मेरे बच्चे? नाउन। और इस नाउन में एल वाई जुड़ा, बार बार ये फॉर्मूला बता रहा हूं, इस नाउन में एल वाई जुड़ा तो ये क्या हो गया? माइजरली। और ये फिर क्या है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। क्या बताओ? एडजेक्टिव। लेकिन पता है, अब अगर मान लो इसका मुझे एडवर्ब बनाना हो, जैसे कावर्ड क्या है? नाउन है। कावर्डली क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। अब इसका एडवर्ब कैसे बनेगा? जैसे मंथ क्या है? महीना, नाउन है। मंथली क्या है? एडजेक्टिव। अब एडवर्ब कैसे बनेगा? वीक क्या है? सप्ताह, नाउन। वीकली एल वाई जुड़ गया, एडजेक्टिव बन गया, अब एडवर्ब कैसे बनेगा? मैन क्या है? नाउन, एल वाई जुड़ा, मैनली, एडजेक्टिव बन गया, अब एडवर्ब कैसे बनेगा? याद रखना इनका एडवर्ब बिल्कुल यूनिक तरीके से बनता है। याद रखना कोई भी एडजेक्टिव जिसके लास्ट में एल वाई हो तो इसका जो एडवर्ब बनता है, याद रखना इसका जो एडवर्ब बनता है वो बिल्कुल अलग बनता है। अब इसका एडवर्ब अगर मुझे बनाना है तो वो बनेगा इन अ माइजरली मैनर। क्या बनेगा? इन अ माइजरली, क्या होगा? मैनर। ये इसका एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। जैसे इन अ वीकली मैनर, इन अ मंथली मैनर, समझ रहे हैं? ऐसे ही इन अ माइजरली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर। क्लियर है? अब जरा समझिएगा, क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं, चीजें ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, है ना, कि मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो उधर क्या लिखा है? नॉट ओनली। और मेरे बच्चे मैंने बार बार तुम्हें बताया है कि नॉट ओनली को क्या फॉलो करता है? बट ऑल्सो फॉलो करता है।
ईदर को क्या फॉलो करता है, और फॉलो करता है। नीदर को क्या फॉलो करता है, नॉर फॉलो करता है। बोथ को क्या फॉलो करता है, एंड फॉलो करता है। ये सब मैंने बताया था आपको, है ना। और खास बात है, इनके साथ जो वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, बोथ के साथ तो प्लूरल आती है, वो आपको पता है, सब पढ़ा चुका हूं। कंजंक्शन में सारी चीजें आप जानते हैं, और ये समान पैटर्न पे चीजों को फॉलो करते हैं। यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, एज क्या बताओ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इक्वल रैंक को कनेक्ट करते हैं। सारी चीजें आपको बता चुका हूं मैं। अब आप खुद ही देखो कि है ना, नॉट ओनली है, और नॉट ओनली के साथ ये क्या आ रहा है बताओ, बट आ रहा है। गलती यही है, वास्तव में बट नहीं होगा मेरे बच्चे, क्या होगा, बट ऑल्सो होगा। अब देखो इधर क्या है, बीडी एडजेक्टिव है, माइजरली इधर भी क्या है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव है। तो ये पैटर्न सही है, लेकिन बट की जगह क्या होगा, बट ऑल्सो। तो फिर एरर कहाँ है बताओ, पार्ट सी में। एरर कहाँ है बताओ, पार्ट सी में। तो जिन लोगों ने पार्ट सी सोचा होगा वो सब बिल्कुल सही है, वैसे सिंपल सी एरर थी। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब मैं आपको बकायदे डेप्थ में पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा। जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो इस सब की जबरदस्त आपको ट्रेनिंग दूंगा, जबरदस्त ट्रेनिंग दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे, 7। क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैंने रफ कर दिया है ना, सॉरी हटा दिया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, मैंने टाइम नहीं दिया, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे, 7। क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, 7। और ये आपको बता दूं, जो क्वेश्चन है, वैसे तो सब क्वेश्चन आपको बता दूं पूछे ही गए हैं अलग अलग एग्जाम में, लेकिन ये आपको बता दूं, मुझे याद है स्पष्ट अच्छे तरह से, ये सीडीएस 2017 में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था 2017 में। आप चेक कर सकते हैं सीडीएस 2 में। सीडीएस 2 आपको बता दूं, यूपीएससी का सीडीएस जो एग्जाम होता है 2017 का, आपको बता दूं उसमें ये पूछा गया था, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिएगा समझिएगा क्या है, मुझे याद है इसलिए मैंने इसे बता दिया। देखो क्योंकि क्लास में भी इसे कराया है, देखो समझो क्या है। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल, है ना। क्या बताओ, इनटॉलरेबल। अब पहले मैं बार बार कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैंने ये सेट 1 में भी बताया था, सेट 2 में फिर से ये बता रहा हूं। देखो जब देयर की बात होती है, एक तरह से आप समझ लो कि देयर जो होता है मेरे बच्चे, ये एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है। बहुत अच्छे से समझना, किसका काम करता है ये, डमी सब्जेक्ट। अब डमी का मतलब तो समझिएगा, डमी सब्जेक्ट इट भी होता है, देयर भी होता है ना। अब डमी का मतलब क्या है, डमी जो सिर्फ दिखाने के लिए हो, जिसका कोई अपना महत्व ना हो, तो सिर्फ दिखाने के लिए हो, समझ रहे हैं, वो क्या है मेरे बच्चे, डमी है। तो ये एक तरह से डमी सब्जेक्ट होता है, आप इसे स्पष्ट आप समझ लीजिए, है ना। कब, क्यों डमी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वर्ब वर्ब आती ही नहीं है, इसीलिए ये डमी सब्जेक्ट है। फालतू में है, बस है, ये जान लीजिए, कोई महत्व नहीं है, है ना। अब देयर के बाद जो वर्ब आती है, मैंने क्या बताया, लिटरली तो हम सब यही पढ़ते हैं बचपन से कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन कभी नहीं आ सकती। रीजन क्या है, मैंने बताया मेरे बच्चे, क्योंकि ये डमी सब्जेक्ट है। अब ये वर्ब आपको पता है डिपेंड करेगी आने वाले, यानी अपने सक्सेसिव नाउन, यानी अगला जो नाउन होगा उस पर डिपेंड करेगी कि यहाँ वर्ब क्या होगी। मैंने कहा मेरे बच्चे, ये नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और ये नाउन अगर प्लूरल है मेरे बच्चे तो ये क्या बताओ, प्लूरल। अनकाउंटेबल है तब भी सिंगुलर, काउंटेबल में सिंगुलर है तो सिंगुलर, काउंटेबल में प्लूरल है तो क्या बताओ, प्लूरल। जैसे खुद ही देखो, बार बार मैंने बताया है, मैं आपसे कहूं कि बताओ देयर इज या आर अ गर्ल, क्या होगा बताओ। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं देयर के थोड़ी लगा सकता हूं इज या आर, क्योंकि मैंने बताया डमी सब्जेक्ट है। अब बताओ ये गर्ल नाउन क्या है बताओ, सिंगुलर है, तो वर्ब यहां इज। और अगर यहीं पे मैं कहता कि देयर इज या आर गर्ल्स, अब बताओ गर्ल्स कर दिया, ये प्लूरल हो गया, तो यहीं पे देखो क्या हो गया, आर हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, आर हो गया। क्लियर है। अब खुद देखो समझो यहां पे, है ना, यहां पर क्या है देखो, अ नंबर ऑफ है। अब अ नंबर ऑफ की कहानी समझ लो। पहले दो चीजें होती है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बकायदे इसे पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूं।
दो चीजें होती हैं, एक अ नंबर ऑफ, दूसरा द नंबर ऑफ। एक अ नंबर ऑफ, दूसरा क्या बताओ, द नंबर ऑफ। दोनों के साथ मेरे बच्चे नाउन हर स्थिति में क्या होगा, प्लूरल होगा, हर स्थिति में प्लूरल होगा, याद रखना। लेकिन जब आप वर्ब की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, कैसे वर्ब आएगी समझना। आर्टिकल ए आया है, यानी यहां पर संख्या अनिश्चित है, पता नहीं, और द आ गया है तो यहाँ पे संख्या निश्चित है। तो अनिश्चित है तो यहाँ वर्ब प्लूरल, लेकिन यहाँ निश्चित है तो वर्ब क्या बताओ, सिंगुलर। अब खुद ही देखो, अ नंबर ऑफ है, बगल में नाउन क्या है बताओ, रीजंस, प्लूरल है। और अब जो वर्ब आएगी यहाँ किसके अकॉर्डिंग है, इसी नाउन के अकॉर्डिंग। तो ये वर्ब आर है, क्या है बताओ, प्लूरल है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। यानी कह रहे हैं बहुत सारे कारण है कि मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन उसका जो स्वार्थीपन है, सेल्फिशनेस है ना, कि वो स्वार्थी बहुत है, वो इनटॉलरेबल है। इनटॉलरेबल का मतलब होता है मेरे बच्चे अनबियरेबल। क्या होता है, अनबियरेबल, जिसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसे सहन नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोला जाता है, इनटॉलरेबल या अनबियरेबल। क्लियर है ना। यानी बहुत सारे कारण है कि मुझसे नफरत, मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसका जो स्वार्थीपन है, जो स्वार्थी है, वो बर्दाश्त करने लायक क्या बताओ नहीं है। अब जो गलती यहाँ पे जरा समझना, जब भी आपको ये रीजन वर्ड दिखे तो बेसिकली आप समझ लो इसके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रीजन जब भी आपको ये वर्ड दिखे तो इसके बाद बेसिकली हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या बताओ, वाई आता है। क्या आता है मेरे बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, वाई आता है। इसका आप ख्याल रखें, मैंने बताया यूपीएससी का क्वेश्चन है तो आप समझ लो कि इसमें है ना रट्टा वाला काम नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी कर पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बात है। मैंने बताया कि जब भी आपको ये रीजन वर्ड दिखे, कारण बताने की बात हो, तो आगे भाई बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं उसे मेरे पसंद ना करने के, लेकिन क्या है, कौन कौन से हैं, तो उनको बताने के लिए मेरे बच्चे रीजन वर्ड के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करेंगे बताओ, वाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बताओ, वाई का। तो गलती कहां है, गलती मेरे बच्चे पार्ट बी में है। कहां है, पार्ट बी में। तो जिन लोगों ने पार्ट बी सोचा होगा वो सब बिल्कुल क्या है बताओ, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर है। जल्दी से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चले। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, 8। क्या बताओ, 8। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, है ना। क्या लिखा है, आई हैव रेड, क्या है बताओ, आई हैव क्या बताओ, रेड। अब ये रीड ना पढ़ना, क्योंकि रीड है ना, रीड स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड और क्या बताओ, रेड। याद रखना, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता है, रेड रेड होती है। तो क्या लिखा है, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, यहाँ वर्ब का फॉर्म भी सही है। बुक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल एन आया है, ये एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओहो देखिए आगे है ना, क्या है ये, यस्टरडे है। क्या है बताओ, यस्टरडे। अब यही कहानी आपको है ना, देख गई गलती देखो साफ साफ नजर आ रही है मेरे बच्चे। यस्टरडे क्या है पहले समझो। आपको पता है यस्टरडे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है मेरे बच्चे, एडवर्ब ऑफ क्या है बताओ, टाइम है। यस्टरडे एक क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है बताओ, टाइम है। और आपको पता है ये कौन से टाइम को दिखाता है, पास्ट टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है, पास्ट टाइम को दिखाता है, यानी बीते हुए कल को। किसको दिखाता है मेरे बच्चे, बीते हुए क्या बताओ, कल को दिखाता है, पास्ट टाइम को दिखाता है। यस्टरडे आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। अब एक चीज समझना, मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, एक लाइन बोलने जा रहा हूं, इससे आप अपने दिमाग में बकायदे सेट कर लीजिए। अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो बकायदे नोट कर लीजिए।
ध्यान से सुनिए, हिंदी में बता रहा हूं, बाद में इंग्लिश में आपको बता दूंगा। ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट टाइम को दिखाते हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, 2 days एगो, है ना। यानी वो एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट टाइम को दिखाते हैं, उनका यूज, उनका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट टेंस में संभव नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट टाइम को दिखाते हैं, उनका यूज कभी भी प्रेजेंट टेंस में संभव नहीं है। यानी दोज एडवर्ब ऑफ टाइम, दोज एडवर्ब्स ऑफ टाइम व्हिच शो पास्ट टाइम can't be used in present tense। अब yesterday पास्ट टाइम को दिखा रहा है, टेंस कौन सा है मेरे बच्चे, हैव, प्रेजेंट टेंस है, अभी संभव है ही नहीं, तो हैव यहां पे तो कभी संभव होगा ही नहीं। अब एक बड़ी समस्या है, बच्चा क्या कर सकता है कि यहां हैव की जगह हैड कर सकता है। क्या कर सकता है, हैव की जगह हैड। देखो सर, आई हैड रेड, है ना, और अगर मैं हैड रेड यहां पे कर दूं मेरे बच्चे, तब भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तब फिर क्या करें, अच्छा देखो समस्या क्या है, हैड आदत पड़ी हैव की जगह हैड, यहां पे हैव नहीं होगा, सिर्फ रेड होगा, ये V2 है। V2 इन द सेंस वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसी से काम चलेगा। टेंस कौन सा होगा मेरे बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होगा, पास्ट, क्या बताओ, इंडेफिनिट। याद रखना, कभी यहां पे पास्ट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, हमेशा क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। देखो 3 टेंसेस होते हैं मेरे बच्चे, जिनमें बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन बच्चे को होता है, और मैंने देखा है कि पूरा टेंस पढ़ लेता है, बचपन से पढ़ता चला आता है, कंपटीशन भी पढ़ लेता है, लेकिन ये 3 टेंस उसे जिंदगी में क्लियर ही नहीं होते। पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। सुनना, है ना, वास्तव में टेंस पढ़ने लायक 5 ही हैं, आपको बता दूं, सिर्फ 5 टेंस, है ना। अगर कहा जाए 5 क्या, मैं कहता हूं 4 टेंस अगर अच्छे से बच्चों को क्लियर हो जाए तो उसे और किसी टेंस की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा उसे जानकारी हो। 4 टेंस में कौन से टेंस, सुनना, पहला सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा पास्ट इंडेफिनिट और चौथा पास्ट परफेक्ट। ये 4 टेंस अगर अच्छे से क्लियर हैं तो समझ लो बहुत ज्यादा, है ना, आपको समस्या होने वाली नहीं है। अब जैसे समझना, मैंने 3 जो सबसे कंफ्यूजिंग उनकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन कौन से देखना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। ये 3 ऐसे टेंस हैं मेरे बच्चे जिनमें हमेशा बच्चे को कंफ्यूजन बना ही रहता है और कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं। अब क्या है, जरा डिफरेंस समझना। अच्छा, हमारी समस्या जानते हो क्या है, हमने जिंदगी भर ट्रांसलेशन किया है, कैसे पढ़ा टेंस में, जिन वाक्यों के अंत में ताती ताथी, रहा रही रही, गए चुके चुके, है ना मेरे बच्चे। अगर ऐसे पढ़ा है तो चलो ठीक है, जो भी है सही है, लेकिन ये जान लो अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं चीजों को, है ना, इस तरह से रहा रही चुके चुके से, तो आप, मैं आपको बता दूं, है ना, आपका काम एकेडमिक लेवल पे तो चल सकता है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे आप पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे। वो चीजें यहाँ पे काम आने वाली नहीं, बहुत अच्छे समझ लीजिए। तो पहले टेंस को आइडेंटिफाई इस तरह से करना छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। मैं जरा समझा रहा हूं, समझना कि क्या है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है समझते हैं, ये दोनों समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में दोनों में एक कॉमन चीज ये है कि दोनों में जो एक्शन होता है वो पास्ट में होता है, यानी एक्शन जो होता है वो कहां परफॉर्म होता है, पास्ट में। यानी दोनों में काम जो होता है वो पास्ट में होता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं एक एग्जांपल से, अगर मैं लिखूं आई हैव ईटन, ठीक, और अगर मैं लिखूं आई एट, क्या लिखा, आई क्या बताओ, एट। तो एक बात बताओ, आई हैव ईटन, यहां मैं खाना खा चुका हूं और मैं यहां भी आई एट खाना खा लिया, है ना। आप बताओ, यहां भी खाना खा चुका हूं, वहां भी खाना खा चुका हूं। ये क्या है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या है बताओ, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों में एक्शन कहां हुआ है मेरे बच्चे, पास्ट ही में हुआ है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, जरा समझना। डिफरेंस ये है मेरे बच्चे कि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य, आपका एक्शन तो पास्ट में परफॉर्म होता है, लेकिन उसका प्रेजेंट में इंपैक्ट, इफेक्ट, प्रभाव क्या होता है, जारी होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, हिंदी में मैं साफ साफ बोलूं तो आप इसे कह लो कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि कार्य पास्ट में होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो वर्तमान में जारी होता है।
ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में भी कार्य पास्ट में होता है, लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये है पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में अंतर समझना, दोनों में कार्य पास्ट में हुआ, लेकिन कार्य होने के बाद अगर उसका प्रभाव वर्तमान में है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और वर्तमान में नहीं है तो पास्ट क्या है बताओ? इंडेफिनिट। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? चलिए अब जरा समझना पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट क्या है। ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट क्या है। मैंने क्या बताया जरा समझना कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में होता है, कोई वर्तमान में प्रभाव नहीं होता, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, चलो ठीक है ना। वर्ब से पहचानने के तो तरीके अलग हैं ही हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट अगर आपसे पूछे कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है मेरे बच्चे, तो आप एक लाइन में जवाब देना कि पास्ट का जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। नहीं समझ पा रहे हैं? बात को समझना, मैंने क्या बताया, पास्ट का जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि कल मैंने किताब पढ़ी थी, है ना, तो ये तो मेरे बच्चे पास्ट है, ये तो मेरे बच्चे क्या है बताओ? पास्ट है ना। जैसे मैं कहूं, इसे मैं स्क्रीन देखिए, इधर देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल से आप इसे समझ पाएंगे। देखो मैं कहूं कि मैंने कल किसी को देखा था, तो मैं अगर इसे बोलूं कि आई हैव सीन यू यस्टरडे, तो ये तो पक्का मेरे बच्चे गलत है, आपको पता है, क्योंकि यस्टरडे आपको पता है ना, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट को दिखा रहा है, तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसे कहूं कि आई हैड सीन यू यस्टरडे मेरे बच्चे, तब भी ये क्या है बताओ? गलत ही है टेक्निकली, क्योंकि आपको पता है यहां आप क्या यूज कर रहे हैं, बोलो भाई? पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। पास्ट परफेक्ट संभव नहीं है, ये पास्ट है ना। तो आप बोलेंगे क्या? सिंपल, आप V2 पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। किसका मेरे बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। आप कहेंगे आई सा यू क्या बताओ? यस्टरडे। यही क्या होगा मेरे बच्चे? सही होगा। अब पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट पास्ट का पास्ट है। जैसे मैंने कोई किताब 2007 में पढ़ी थी, मैंने कोई किताब 2007 में लिखी थी, मैंने कोई कहानी 2007 में पढ़ी थी, तो 2007 पता है क्या है? 2007 मेरे बच्चे पास्ट का पास्ट है। जैसे मैं कहूं कि आई हैव रिटन, क्या बोला मेरे बच्चे? रिटन अ स्टोरी इन 2007। अब ये आपको पता है 2007 है, तो ये तो गलत है ही है ना, क्योंकि पास्ट है, आपको पता है। अब आप यहां क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे, ये चलेगा, आई हैड रिटन, क्या बोलेंगे? आई हैड रिटन अ स्टोरी इन 2000 क्या बताओ? 7। ये क्या है मेरे बच्चे? सही। यहां आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहां आप ये कह दें कि आई रोट अ स्टोरी, ये गलत हो जाएगा। इन 2000 क्या बताओ? 7। ये क्या हो जाएगा? यहां गलत हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट का क्या है बताओ? पास्ट। क्लियर है? चलिए टेंसेस पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे, बहुत जबरदस्त चर्चा करेंगे टेंसेस। यकीन मान लीजिए जब पढ़ाऊंगा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टेंस आपने आज तक ऐसे पढ़ा ही नहीं होगा, बहुत शानदार तरीके से टेंस पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा। क्लियर है? अब बताओ, यहां पर मैंने क्या बताया? यस्टरडे है, पास्ट को दिखा रहा है, तो यहां पर हैव नहीं होगा, यहां पर रेड है, और इसी से काम चलेगा, क्योंकि यही सही है, V2 है। यानी कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट का पास्ट नहीं है, पास्ट है सिर्फ। क्लियर है? तो गलती कहां है बताओ? पार्ट ए में है। क्या है बताओ? पार्ट ए में। तो जिन लोगों ने पार्ट ए सोचा होगा वो सब बिल्कुल सही है। फिर से बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, इस लाइन को याद कर लीजिए, ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट टाइम को दिखाते हैं उनका यूज कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं किया जा सकता। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर है मेरे बच्चे?
चलिए कल इसके आगे इससे प्रोसीड करेंगे। ये यात्रा बड़ी लंबी है, जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि 1000 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और यकीन मान लीजिए अगर इतना आपने कर लिया, देखो हर क्वेश्चन में मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ बता दिया कि इसे एरर है, ये इसका है ना, तो ये नहीं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मेरे बच्चे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अगर 1000 प्लस क्वेश्चंस आपने कर दिया तो यकीन मान लीजिए हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा, हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा, आप खुद ही देखेंगे। जब आप मॉक्स देंगे, मॉक्स इन द सेंस की टेस्ट वगैरह देंगे, तो आपको खुद ही लगेगा यार, है ना, वाह सारी चीजें बहुत आसान है। तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन करिएगा, है ना, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए कल मुलाकात करते हैं। जय हिंद, बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।